वो लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज इस आंदोलन ने आक्रामक और हिंसक रूप ले लिया। जेन ज़ी, जो अब आपको सबको ही पता है कि जेन ज़ी कौन है, जब से नेपाल की वो हमने तमाम घटनाएँ देखी हैं, वहाँ पर जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से अब पूरी दुनिया अब जानती है, पहले भी जानती थी लेकिन अब दूसरे तरीके से जानती है जेन ज़ी को। वही जेन ज़ी सड़कों पर उतरे और उन्होंने कई वाहनों को आग लगाई है और यहाँ तक उन्होंने बीजेपी के दफ्तर जो है लद्दाख में उसको आग के हवाले कर दिया है, उसको पूरी तरीके से फूंक दिया है। ये उनका विरोध प्रदर्शन, ये उनकी नाराजगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनकी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही है लद्दाख के लोगों की तरफ से कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन उनकी बात को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। इसको लेकर ना तो कोई किसी तरह का कोई प्लान तैयार किया गया है, ना ही इसको लेकर किसी तरह की कोई बात की जा रही है। मैं आपको ये बता दूं कि लद्दाख में कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक। वो लद्दाख को छठी अनुसूची में रखने और उसे पूर्ण राज्य का दिलाने की मांग लगातार कर रहे हैं। लेह में छात्रों ने वांगचुक के समर्थन में बुधवार को यानी कि आज उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, पुलिस से भी उनकी झड़प हुई है। कई जगह पर यह भी बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की आग लगा दी गई है और ये पूरा प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गया। हालांकि सोनम वांगचुक जो है वो सामने आकर उन्होंने शांति की अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और आज जिस तरह से अलग अलग जगहों पर हमें घटनाक्रम देखने के लिए मिला है, जो हिंसक झड़प देखने के लिए मिली है, और उसमें उन्होंने शांति की अपील की है और शांति कायम रखने की बात उन्होंने की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लद्दाख की तस्वीरें हैं और वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि यूट्यूब फिर उन वीडियोस को बैन कर देता है जहां पर आगजनी सीधे तौर पर देखी जा सकती है, जहां धुएं का गुबार है। अब आप ये देखिए कि बीजेपी को लेकर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर गुस्सा किस तरह से बड़ा है इन जेन ज़ी का। ये युवा सड़कों पर उतरे और उन्होंने बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि लद्दाख को कैसे अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया और उसके बाद अब वो पूरी तरीके से ये मांग कर रहे हैं कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से लद्दाख की अनदेखी हो रही है उससे लद्दाख जो है, लद्दाख के लोग बेहद परेशान हैं। चीन लगातार जिस तरह से वहां पर घुसपैठ कर रहा है, उसके बाद आपने देखा ही होगा राहुल गांधी ने भी उठाई थी। राहुल गांधी बाकायदा तौर पर लद्दाख गए थे। लद्दाख के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वहां के जो लोग हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी और बाकायदा तौर पर उन्होंने जाना था कि चीन किस तरह से घुसपैठ यहाँ पर कर रहा है और कहां तक वो अंदर तक घुस गया है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार इसको डिनाई करती रही है, इसको नकारती रही है, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता है। आपने देखा ही कि मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में किस तरह से मणिपुर जल उठा और अभी भी जल रहा है। लेकिन जब मोदी जी वहां पर गए तो किस तरह से उन्होंने एक रोजी पिक्चर दिखाने की कोशिश की। वहां पर उन्होंने अपने लिए लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया, अपने लिए उन्होंने वेलकम कराया, वेलकम डांस कराया, बच्चों से उस तरह से गाने सुने जैसे वहां सब कुछ नॉर्मल है और लगातार उसकी अनदेखी होती रही। और अभी भी देखिए वहां पर क्या हाल हुआ है। मणिपुर दो हिस्सों में, कुकी और मैती में पूरी तरीके से बट गया है। और अभी भी आप ये देखिए कि लद्दाख में जिस तरह की परिस्थितियां बनी है और लगातार ये शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन होता रहा, लेकिन इसकी अनदेखी की जाती रही और आज ये उग्र हो गया। हालांकि किसी भी तरीके से हिंसा का सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। जो भी आपकी मांगे हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाए, लेकिन शायद इन युवाओं को ये लगा कि अब तो हद पार हो गई और शांतिपूर्ण तरीके से आमरण अनशन करके हर तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया। मैं इस पर भी आऊंगी कि कैसे राहुल गांधी के अलन का जो उन्होंने एक्सपोजे किया है, उसके बाद कैसे चुनाव आयोग घुटनों पर आया है और दबे छुपे ही सही उसने अपनी बात को माना है। उसने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ उन्होंने गलती की थी। एक तरफ तो आप ये देखिए कि कैसे वो आधार को एक तरह से उन 12 दस्तावेजों में शामिल नहीं करता। वो ये कहता है कि पहचान किसी तरीके से सिटीजनशिप को स्थापित नहीं करता है और लगातार कोर्ट हो या फिर याचिकाकर्ता हो, वो ये मांग करते रहे कि आप आधार कार्ड को शामिल करिए और आखिरकार उसको शामिल करना पड़ा।
और अब देखिए राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। इस ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव खबर है और इस एक्सक्लूसिव खबर के हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप? आपको पता है कि सीआईडी ने किस तरह से लगातार चिट्ठियों पर चिट्ठी लिखी, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी बात को नहीं माना। तो चुनाव आयोग कैसे घुटनों पर आया वो आप सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने अपने ईसीआई एनईटी जो पोर्टल है उसका और ऐप है, उस पर एक नया ई साइन फीचर शुरू किया है, जिसके तहत मतदाता के रूप में पंजीकरण करने या अगर आपको अपना नाम हटाना है या किसी तरह का सुधार के लिए आवेदन अगर आपको देना है, तो आपको अपने आधार का, जो आपके आधार से लिंक्ड आपका नंबर है, उसका ही इस्तेमाल आपको करना होगा और पहचान सत्यापित करने की आवश्यकता होगी। आपको याद होगा अलंग में किस तरह से राहुल गांधी ने एक्सपोज किया था। राहुल गांधी ने ये कहा था कि कोई कहीं पर बैठा हुआ, माना कि आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं और कोई साउथ इंडिया में बैठा हुआ है, वहां पर बैठ के वो सॉफ्टवेयर के जरिए आपके वोट को डिलीट कर रहा है। और इस तरह के लोगों को उन्होंने सीधे तौर पर पेश किया था और ये उन्होंने दिखाया था कि कैसे वोटों का डिलीशन जो है वो किया जा रहा है और कैसे दूसरे नंबर जो है वो यूज किए जा रहे हैं। यानी कि जिसका डिलीट हुआ है उसको पता भी नहीं है, जिसके नंबर से डिलीट किया गया है उसको भी पता नहीं है, लेकिन वो डिलीट हो रहे हैं। ये एक्सपोज किया था और फौरन आनंद फानन में क्या किया था चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग का ठप्पा लगाकर एक ट्वीट कर दिया था, राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए। उसके बाद आपने देखा गोली मारो वाले जो अनुराग ठाकुर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वही जो चुनाव आयोग ने कहा वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। लेकिन अब चुनाव आयोग, आप ये देखिए कि कैसे अपनी गलती को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हुआ नजर आ रहा है और यही बात राहुल गांधी ने आज कही है। आज बिहार में भी सीडब्ल्यूसी की बहुत अहम बैठक हुई है और उसमें भी कई बड़े डिसीजन जो हैं वो लिए गए हैं। तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं, जो गठबंधन के नेता हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और बहुत अहम बैठक जो है वो बिहार के हवाले से वहां पर हुई है। तो चारों तरफ से आप ये देखें कि बीजेपी कैसे बिहार से लेकर तमाम जगहों फंसती हुई नजर आ रही है। लद्दाख में ये आंदोलन पूरी तरीके से बढ़ गया है और दूसरी तरफ यहाँ कैसे राहुल गांधी के आगे एक तरह से झुक गया है चुनाव आयोग, ये साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ अरुण अग्रवाल जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और जाना माना चेहरा है, चुनाव आयोग और इन तमाम चीजों को लेकर लगातार बेबाकी से बोलते और लिखते रहे हैं। अब से कुछ ही देर में रवीश शरौन भी मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे मैं लद्दाख और इन तमाम इश्यूज पर बात करूंगी। लेकिन अरुण जी से मैं शुरू करना चाहूंगी। अरुण जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरा आपसे पहला सवाल, क्या हम ये कहें कि चुनाव आयोग झुक गया है, चुनाव आयोग घुटनों पे आ गया है? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से जो खबर है बहुत बड़ी है। यानी कि उन्होंने पूरी गलती को अपने मान लिया, यानी कि आधार को वो कितना वैलिड डॉक्यूमेंट मान रहे हैं आप? नमस्कार बुशरा जी। देखिए, चुनाव आयोग ने न केवल अपनी गलती मानी या नहीं मानी, एक जो है जो कि कॉन्शियसली जो है जम्मू एंड कश्मीर के मामले के ही ऊपर रिजाइन किए थे कन्नन गोपीनाथ। उनका जो है ट्वीट का वो जो है नौकरशाह करके है और वो कंप्यूटर के अच्छे जानकार हैं, आईएएस सर्विस में भी थे। और आप समझिए कि जिस आदमी का जमीर जो है नहीं गवा दिया कि हम सरकार, ऐसी बेईमान सरकार के अंदर में नौकरी करें, और ओवरनाइट रिज़ाइन कर दिया, तो उन्होंने इनकी सिक्योरिटी चेक की कि ये जो ऐप है वो जो नेशनल पोर्टल है वोटर का, एनवीएसपी जिसको बोलते हैं, तो उसको उन्होंने चेक किया तो पता चला कि इसकी सिक्योरिटी केवल 15% है। मतलब कि नॉट ओनली फेल, बुरी तरह से फेल। और ये ढिंढोरा पीट रहे थे कि हमारा तो ऐसा फायरवॉल है कि कहीं भी नहीं है, एकदम फुल प्रूफ है। तो ये जो है न केवल इनकी चोरों की हरकत है, लेकिन इनकी मानव वाली भी हरकत है। अगर ऐसी बात थी और इतनी लंबी लंबी आपने फेंका कि हमारा जो है फुल प्रूफ फायरवॉल और ये हो ही नहीं सकता ब्रीच, और जब टेस्ट किया गया
तो पता चला कि फंडामेंटल जो एक बेसिक सिक्योरिटी होनी चाहिए वो भी नहीं है। 15% का आप सोच रही हैं, अगर बैंकिंग में लोग 15% सिक्योरिटी करें तो सबका पैसा जो है लुट जाए दूसरे दिन। नथिंग लेस देन 99.9% सिक्योरिटी चाहिए। तो ये उनकी सिक्योरिटी चेक हो गई कि कितने बड़े ये बेईमान थे। अब आप देखिए, जो एक अंग्रेजी में कहावत है कि बोल्टिंग द स्टेबल आफ्टर द हॉर्सेज हैव फ्लेड, तो यहाँ तो घोड़ा भाग गया और जनता चिल्ला रही है कि घोड़ा भाग गया, घोड़ा भाग गया, और ये अपना जो है चाबी ढूंढ रहे हैं कि अस्तबल की जो है चाबी कहाँ है। 1.5 महीने के बाद आके अपनी ऐसी नाक कटाते हैं। ऑनेस्टली, अगर उस आदमी को कोई कॉन्शियस है, ही शुड रिजाइन, ही शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमसे गलती हो गई, हमने बड़ी ऊंची ऊंची बातें कही। अगर आप अपनी जवान की आपकी कीमत नहीं है तो आप किस बात के नौकरशाह हैं भाई? आपको कौन ट्रस्ट करेगा? ये तो आज जो इंडियन एक्सप्रेस में अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आधार से वेरीफाई करना फोन होगा। क्या ये 7 साल तक, ये एक बात आपको और बताएं जो लोगों को नहीं मालूम है, ये बेईमानी चालू हुई है जब बीजेपी सत्ता में आई है। उसके पहले आप पोर्टल से नहीं कटवा सकते थे। ये 2015-16 का डेवलपमेंट है। और उससे ये जो है, पहले तो ये मिनिमम रिगिंग कर रहे थे कि पकड़ाए नहीं, उसके बाद बोला कि अरे छोड़ो, जो है पूरा जो है हम बैठ के देखिए, जो आदमी कहता है कि हम माइनॉरिटी को सप्रेस करेंगे और उसकी जो है देश में 30% भी वोट नहीं है, उसको ये मैनिपुलेट करके 4% पर लाके इलेक्शन जीत रहा था। और कुछ नहीं था, इनका मैनिपुलेशन था। और ये 2016 से चला आ रहा है इनका मैनिपुलेशन, जो कि बहुत रैपिड हो गया महाराष्ट्र और हरियाणा में, क्योंकि तब तक इनकी हवा बहुत खराब हो गई थी, हम वहां पकड़ा गए। अभी भी इसको कवर अप कर रहे हैं और SIR इसीलिए लाए हैं कि पुरानी जो मतदाता सूची है उसको हम कूड़ेदान में फेंक दें और कह दें कि अब ये अवेलेबल नहीं है, आप इसमें पता नहीं कर सकते कि कितना इन्होंने वोट चोरी किया। और अब जो है ये नई मतदाता सूची है और उसके अंदर में भी ये अपने मन मुताबिक अगेंस्ट द लॉ उसको बनाएंगे और जस्टिस सूर्यकांत कुछ नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने चुनाव आयोग के अफसर को, जो मेंबर और चेयरमैन को चुनने का जो केस 2024 से जनवरी से पेंडिंग है, और फरवरी में उन्होंने कहा कि मैं इसको लूंगा, क्योंकि वो रिटायर हो रहे थे रमेश कुमार, दूसरा आ रहा था, और फिर उन्होंने उसको नहीं लिया और अंत में कहा कि अगर वो अपॉइंट करेंगे तो मैं इनको देख लूंगा, उन्होंने अंग्रेजी में कहा, और अपॉइंट कर लिया। सरकार को मालूम था कि नहीं करेंगे। तो इस तरह से वहां भी जो है इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और इसी बात पर जो अभी लद्दाख में हुआ है उसके ऊपर आते हैं बुशरा जी। ये भी सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा था, चंद्रचूड़ साहब ने उससे पूछा और ये बहुत देर तक आर्ग्यू हुआ कोर्ट में कि आज तक नहीं हुआ कि स्टेट को आपने जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया। इन्होंने कश्मीर और जम्मू को सबको यूनियन टेरिटरी कर दिया। वैसे लद्दाख की पुरानी मांग है कि हमको अलग से आप दीजिए स्टेटहुड। जब वो कश्मीर में थे तब भी वो मांगते थे अपना स्टेटहुड, क्योंकि उनका कहना था कि हम यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेट है, माइनॉरिटी विसाविस मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन कश्मीर, तो हमको अलग से स्टेटहुड दीजिए। ये उनकी ओरिजिनल मांग, आज की नहीं, बहुत पुरानी मांग है। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो चंद्रचूड़ साहब ने अपना जो है इनका जो तरीका होता है पंचायत वाला, कि जब ये चैलेंज किया कि ये स्टेटहुड तो आप स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी कर ही नहीं सकते, तब चंद्रचूड़ ने पूछा कि अच्छा भाई कितने दिन में आप रिस्टोर करेंगे। तो उस पर जो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल थे बोले डेफिनेटली इन 1 ईयर माय लॉर्ड। और उन्होंने जजमेंट में इस बात को लिखी कि चूंकि हमें अश्योरेंस दिया है सरकार ने कि हम इसको स्टेटहुड को रेस्टोर कर देंगे, हम इस बात को यहाँ पे इसमें ना डायरेक्शन पास कर रहे हैं ना हम डिसाइड कर रहे हैं।
रोहिंटन नारिमन, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जज और बड़े हाईली रिगार्डेड, इन लोगों के तरह कॉम्प्रोमाइज जजों में नहीं उनकी गिनती थी, उन्होंने एक सेमिनार में ओपनली कहा कि इट वाज वेरी रॉन्ग फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू एक्सेप्ट द अश्योरेंस। सोलिसिटर जनरल होता कौन है ये अश्योरेंस देने वाला? वो मानेगा नहीं मानेगा, आप उसको क्या कर लेंगे? तो जो बात उन्होंने कही वो एकदम सच निकली। इन लोगों ने स्टेटहुड नहीं रिस्टोर किया, और उस जाति की जिसका जो है आज जो है ये फल इनको मिल रहा है कि लद्दाख में आप देखेंगे, याद करेंगे कि अक्टूबर में वांगचुक साहब जो है दिल्ली गए मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर और लोगों से, वहां पर फास्ट कर रहे थे, उनको सिंगू बॉर्डर पर जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको नहीं मिलने दिया गया। तो कोई सेफ्टी वाल्व तो है नहीं, इनकी दादागिरी है कि मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, वो हो या उसका नौकरशाह ये बेईमान जो है क्या कहते हैं ज्ञानेश कुमार हो। इसको तो मतलब कि पूरे देश जो है कोई भी इसको ईमानदार नहीं कह रहा है। अगर ईमानदार नहीं कर रहा है तो क्या मतलब है, क्या बेईमानी कर रहे हैं? तो बचा क्या इनके साथ? और ये वहां पर अपना उसके बाद भी मनमानी किए आ रहे हैं। आप देखिए महाराष्ट्र के जो चीफ इलेक्टरल ऑफिसर हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ पंचायत का चुनाव है, हम आपकी एसआईआर नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। वही पटना वाला वहां चीफ इलेक्टरल ऑफिसर था, उसकी हिम्मत नहीं हुई। ये हाल है, क्यों हिम्मत नहीं हुई? देखिए एक बात आप समझिए कि महाराष्ट्र में भी जो है बीजेपी की सरकार है, कोalition सरकार है, और वहां पर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है। बिहार में तो नीतीश कुमार है चीफ मिनिस्टर, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है पता चला वो मुरेठाबाद, उसको जो है डिग्री भी नहीं है, बीए ये जो है क्या कहते हैं स्कूल की डिग्री, तो मैट्रिक की डिग्री नहीं है, जो अभी प्रशांत किशोर ने ये बात उठाई, तो वहां तो ये मजबूत भी नहीं। तो वहां का चीफ इलेक्शन ऑफिसर ये नहीं बोल पा रहा है कि हमारे यहाँ बाढ़ है, चुनाव है, हम एसआईआर नहीं कर सकते। यस सर, 3 बैग्स फुल सर, कितना फर्जीवाड़ा करना है बोलिए, मैं बैठा हूं फर्जीवाड़ा करने के लिए। 95% बोल रहे हैं, हम तो 99% करके आपको जो है आंकड़े दिखा देंगे। हमारे इतने अफसर हैं, सब फर्जीवाड़ा करने को बैठे हैं। वो इन्यूमरेशन फॉर्म पर भी दस्तखत कर देंगे, वो झूठे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देंगे कि आप जाके कोर्ट में ये कह पाओ कि 99.4% जो लोग वोटर थे उनको हमने शामिल कर दिया, और हमको अब आप पूरे हिंदुस्तान में एसआईआर करने दो। और कुछ नहीं है, साजिश है सारों के मिल के, और कोर्ट भी कहेगी यस व्हाट इज रॉन्ग, दे हैव पावर्स, आधार आपको अलाउ कर दिया। यही देखिएगा होगा 8 तारीख को। तो हमारा ये कहना है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके कारण जो आपके जेनजी हैं, अब इनको जो है समझ में आवेगा कि जब जेनजी नाम लगा, इनके भी जो है हेडक्वार्टर्स फूंकने लगे, और पूरे देश में अब इसकी जो है फैलने की गुंजाइश होगी। या सारे इनका तो मेन था कि रिलीजन के नाम पर हम ये जो है यूथ को जो है वो करते रहे बाइंड, और शाखा में इनका हम दिमाग तो ऑलरेडी करप्ट कर चुके हैं। आपने ये नहीं देखा होगा कि इन्होंने दिल्ली का भी चुनाव जो स्टूडेंट यूनियन था वहां भी इन्होंने ईवीएम से करा के रिग किया। क्या किया कि जो बैलेट था वहां पर एक इंडिकेटर डाल दिया कि तुम यहाँ पर वोट दो, और उसको लोगों ने पकड़ लिया। और उसके बाद जब वो पकड़ाया तो जो रेखा गुप्ता हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो खुद ही कह रही हैं कि अरे भाई 70 साल तो आपने ईवीएम से रिगिंग की, तो हमने कर लिया, तो आप काहे को जो है शोर मचा रहे हो। तो ये एक और एडमिशन था। तो ये जो इनकी जो हर जगह जो ये लोग बेईमानी और चोरी कर रहे हैं, इसको जो है जनता देख रही है, पकड़ रही है, और ये बेशर्म के तरह अगर आप उसको प्रमाण नहीं दे पाएंगे और अगर उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस गणतंत्र के लिए इससे खराब और कुछ नहीं हो सकता कि लोग ये सोचें कि आप सत्ता में बेईमानी करके आए।
वैसे तो ये जी। हर जगह बेईमानी करते ही है, ये आरएसएस का एक हिस्ट्री बना हुआ है कि वो ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करेंगे, वो अपने ऐसे हीरोज बनाएंगे जिन्होंने माफी मांगी हो, तो वो सब इनकी तो हिस्ट्री है ही। और उसके बाद नहीं होगा तो हमारी दोस्त थी गौरी लंकेश, बहुत अच्छी दोस्ती थी मैं एक हमारी, बात सोच रही थी उनको अरुण कॉल जी किया कि क्या जेन जी राहुल गांधी ने लिखा था तो पूरा मीडिया जो है बिदक गया था और पूरे बीजेपी में ऐसे एक तरह से हाहाकार मच गया था। सिर्फ जेन जी को उन्होंने संबोधित किया था और कहा था कि आप जो है वोट चोरी को पकड़ेंगे, मैं आपका साथ दूंगा। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि आप जो भी करने जा रहे हैं संवैधानिक तौर पर जो आप करेंगे मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन ऐसा लगा कि मानो जैसे आग सी लग गई हो और पूरा मीडिया और तमाम जो है वो ये दिखाने की कोशिश करने लगे कि देखिए राहुल गांधी उकसा रहे हैं जेनजीज को तख्ता पलट करने के लिए, वो उकसा रहे हैं नेपाल बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने के लिए। क्या ये डर नहीं था बीजेपी का? क्या उनको नहीं लग रहा था कि जेनजी वाकई में उनको ही पता है? जेनजी माने हम चलिए एक तरह से एक एज गैप हटा देते हैं, एज का जो ब्रैकेट है वो हटा दें, यानी कि युवा, वो युवा जो लाठी खा रहे हैं अपनी जॉब्स के लिए, वो युवा जो लाठी खा रहे हैं पेपर लीक जो हो जाते हैं उसके लिए, वो युवा जो लाठी खा रहे हैं अपनी बेसिक सुविधाओं के लिए, और जगह जगह पर और कैसे दमनकारी नीतियों के तहत उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और उन्हीं युवाओं से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो झोली भरकर आपको वोट देंगे, क्योंकि वो युवा कभी आपके साथ ऐसा किया करते थे। और उन्हीं को ही आप धर्म उन्मादी भीड़ बनाकर आप सड़कों पर किसी को भी लिंच करने के लिए आप तैयार करते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या ये डर था बीजेपी का और क्या वो डर लद्दाख में दिख रहा है? वो डर है और होना भी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि नेपाल की और बांग्लादेश की जो औसत पर कैपिटा इनकम है, जो एक आदमी जो कमा रहा है, वो हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा है। और यहाँ यही एक दिखाता है कि ये टोटल गवर्नमेंट की फेलियर है। और जो इनकम की एक तो हुई पर कैपिटा इनकम, उसके साथ अगर आप जो है डिस्पैरिटी, इनकम डिस्पैरिटी को जोड़ देंगे कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब हो जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो गरीबी है उसका कंपैरिजन अब इस सब कॉन्टिनेंट में नहीं रहा। आपको सहारा के उसमें जाना पड़ेगा अपने को कंपेयर के लिए। तो ये जितने भी इनके चमचे अमचे हैं, उनको तो ये है कि हम तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि 140 करोड़ को अगर आप मिनिमम अंडर डेवलप्ड से भी गुना करेंगे तो आपका पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, उसके कारण है। और ये बिहेव भी वैसे ही करते हैं। 8,000 करोड़ के जहाज पर चलेंगे, कपड़े रोज इतने महंगे पड़ेंगे, चश्मे लाखों का पहनेंगे, तो घड़ी और कलम, तो और इस तरह से बिहेव करते हैं। हिंदुस्तान के पास तो अफरा है और बुलेट प्रूफ गाड़ी, और अभी इन्होंने जीएसटी में एग्जेम्पशन दिया प्रेसिडेंट को। अरे इंडिया में इतनी गाड़ियां बन रही है, इंपोर्टेड बुलेट प्रूफ गाड़ी स्पेशल वहां से बन के आई। तो आप जो टेल ऑफ टू सिटीज या फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला आप जो देख रहे हैं, रेवोल्यूशन क्यों होता है? इसी कारण से होता है। तो वही स्थिति बनी हुई है, अमीर अमीर है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और उनकी संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। और जेनजी को ना एडुकेशन मिल रहा है, ना उसको नौकरी मिल रही है। और जब इलेक्शन आता है तो आप घूसखोरी पर उतर जाते हो और सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान नहीं लेती है। और कुछ नहीं है, ये ब्राइबरी है कि 10,000 महिलाओं को दे दो, इतना अनएम्प्लॉयड को दे दो, और जो है वोट खरीद के और कर्जा जो है स्टेट के ऊपर डाल दो। घूस आप दे रहे हो, आप अपने पैसे से भी नहीं दे रहे हो, आप जो है कर्जा लेके घूस दे रहे हो। ये कौन सी बात हो गई भाई? और इतनी सी बात ना सुप्रीम कोर्ट को समझ में आती है, ना और किसी को समझ में आता है कि दिस इज नथिंग बट अ ब्राइब। ये स्कीम इन्होंने, और ठीक, और इलेक्शन कमीशन को भी कुछ नहीं बोल रहा है कि हाँ हाँ दीजिए, पॉलिसी मैटर है। 5 साल इनको नहीं है वो समझ में आया। जब आप चुनाव के 1 महीने पहले लोगों को पैसा दे रहे हैं फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर, आप कर्जा लेके दे रहे हैं, और उसके बाद साउथ के स्टेट आपका कर्जा उतारेंगे, क्योंकि क्रॉस सब्सिडी होती है जीएसटी से, तो
हमें जो है यहाँ पर 1 रुपए का 8 आना मिलता है, उनको 5 रुपया मिलता है। तो हम उनकी जो है पॉपुलेशन को जो है उनकी घूस, करप्शन, अंडर डेवलपमेंट को हम फाइनेंस कर रहे हैं, और फिर मेरी आप सीट भी छीनोगे तो क्या होगा? फिर वही ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान वाला तो होगा कि ईस्ट पाकिस्तान को जो बांग्लादेश बना, जो है वेस्ट पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहा था और पावर अपने पास रखा हुआ था। तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा यूपी का, अंडर डेवलप्ड होगे तुम, सीट करोगे कम मेरी, तो चारों तरफ असंतोष तो फैलेगा ही। वहां भी फैला हुआ है, क्योंकि युवा को ना पढ़ाई उनको मिल रही है, ना नौकरी मिल रही है। और इतनी सी बात जो है, गड़बड़ क्या है ना कि बीजेपी में सब अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, कोई ग्रेजुएट से ऊपर है ही नहीं, और फर्जी ग्रेजुएट और फर्जी मैट्रिक, तो आप समझिए कि जितना कम एडुकेशन उतना ऊपर ये जा रहे हैं, और इसलिए उनको कोई चीज का व्यू नहीं है, जो भी है बस खाली मैनिपुलेटिव व्यू है और कुछ नहीं। जी जी, बिल्कुल, आपने बहुत सी बात यहाँ पर कही है, और यही तमाम चीज़ें हैं जो एक तरह से जो युवा हैं उनके अंदर एक तरह का अनरेस्ट है, वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। रविंद्र श्रोन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रविंद्र जी, 2 महत्वपूर्ण खबरें, एक तो लद्दाख से है ही कि लद्दाख में किस तरह से जो शांतिपूर्ण तरीके से तमाम चीज़ें चल रही थी, लगातार मांग की जा रही थी, सब्र की भी एक इंतहा होती है, वो आखिरकार हिंसक रूप उसने इख्तियार कर लिया। बीजेपी का दफ्तर फूका गया है, गाड़ियां जलाई गई हैं। हालांकि सोनम वांगचुक ने अपील ये की है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से रहे और इस तरह की हिंसा की घटनाएं ना हो, क्योंकि उनका प्रदर्शन, उनका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो हमेशा से आमरण अनशन और शांतिपूर्ण तरीके से ही उनका रहा है। लेकिन जो अनदेखी होती रही लद्दाख की, जिस तरह से उनकी बातों को नहीं माना गया, जब वो दिल्ली आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, सोनम वांगचुक को, और लगातार जो प्रॉमिसेस किए गए उनको पूरा ना किया जाए, उसका कोई रोड मैप न तैयार किया जाए, तो ये तमाम चीजें तो हैं। हमने मणिपुर देख लिया है, लद्दाख में अब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर युवा जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन सबको एड्रेस ना करते हुए बात वही उसी तरह की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ही की जा रही है, वही बात की जा रही है, वही इन्फिल्ट्रेटर्स की बात की जा रही है, वही एक चैनल्स पर बैठकर मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है कि दे आर नॉट द इक्वल सिटीजन, ये कहा जा रहा है कि भाई उनके कोई वो कल्चरल भी उनके कोई अधिकार नहीं है, ये तमाम बातें कही जा रही हैं। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग क्या झुका है? क्या इसको इस तरह से देखा जाए जो उसने आधार की जो बात कही है? इसमें देखना जी। नमस्कार बुशरा जी। देखिए, लद्दाख की जो बात है, लद्दाख के जो इस पूरे मूवमेंट को मैं पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। जब से लद्दाख में ये अनशन का काम शुरू हुआ है, ये पहली बार अनशन नहीं हो रहा है, कई दफ़ा इस तरह के काम हो गए हैं। और देखिए, हैरानी की बात क्या है, अनशन किस बात के लिए हो रहा है? पहले दिन भी उसी बात के लिए हुआ, आज भी। ये अनशन के पीछे मांगे तो हैं, जो 4 पॉइंट्स एजेंडा लद्दाख के लोग मांग रहे हैं, लेकिन ये अनशन हो रहा है कि कम से कम हमसे बातचीत तो करो। ये तो बातचीत ही नहीं हो रही है, सरकार बातचीत करने को ही तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुआ था, उसके पहले एक लंबा अनशन सोनम वांगचुक ने किया, मेरे ख्याल से 23 दिन का अनशन किया था उन्होंने, और उसके बाद उनके साथ जो दूसरे लोग थे उन्होंने लंबा अनशन किया, एक लंबा अनशन चला था। उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया, तो इन लोगों ने कहा कि भाई चुनाव आ गया तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमारे अनशन की वजह से नुकसान ना हो, ना किसी को फायदा, क्योंकि हमारा नॉन पॉलिटिकल है, इसलिए अनशन को खत्म कर दिया। उसके बाद जब अनशन खत्म हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई अब अनशन खत्म हो गया है, सरकार को हमारे साथ बातचीत रिज्यूम करनी चाहिए। तब तक इन्होंने 1-2 राउंड की बातचीत हुई, रिज्यूम कर रहे बातचीत, सरकार ने बातचीत नहीं की, तो इनको दिल्ली तक, लेह से लेकर दिल्ली तक पैदल आना पड़ा। दिल्ली में जैसे ही घुसे तो वहां पर इनको डिटेन किया गया और लेके गए लद्दाख भवन में, जो कि चाणक्यपुरी में है। वहां जाने के बाद भी इनसे कोई बातचीत नहीं हुई, तो इनको यहाँ पर फिर अनशन करना पड़ा। अनशन किया, मेरे ख्याल से 5-7 दिन का अनशन किया होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उसके बाद सरकार ने इनसे कहा कि हम लोग अब आपसे बात करेंगे। ये पिछले साल की बात है, 2 अक्टूबर को दिल्ली में पहुंचे, मुझे लगता है 5-7 दिन उसके बाद और निकल गए होंगे अनशन में, तब इनसे बातचीत हुई। और उसके बाद इनसे बातचीत, पहले जो राउंड था वो हुआ।
पहला राउंड जो बातचीत का हुआ जनवरी के महीने में, उसके बाद दूसरा राउंड उसके बाद हुआ मई के महीने में, और अब तक देखिए वो अनशन इन्होंने जो दिल्ली में लद्दाख भवन में किया, वो भी इसलिए किया कि बातचीत रिज्यूम करो भाई, तब रिज्यूम हुई। उसके बाद एक दौर हुआ, फिर 25 सितंबर को दूसरा दौर खत्म, 25 मई को दूसरे दौर की बातचीत हुई, और मई से लेकर आज तक हम लोग सितंबर में बैठे हैं, तीसरे दौर की बात हुई ही नहीं। ये राउंड की बात ही नहीं हुई है। और इन 2 राउंड्स में, इसके पहले भी हुए थे, 2 राउंड से पहले भी जो बातचीत हुई थी, उनमें कुल मिलाकर के अभी तक जो 4 पॉइंट्स एजेंडा जिनको लेके लद्दाख के लोग अनशन कर रहे हैं, जिसमें एक शामिल है लद्दाख में जो 2 खित्ते हैं, करगिल और लेह, उनकी अलग अलग लोकसभा हो, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, और इन दोनों मुद्दों से महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भाई स्टेटहुड दिया जाए, और 6th शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको सेफ गार्ड्स मिलते हैं वो हमको दिए जाने चाहिए। ये इनकी मुख्य मांगे हैं। उन मांगों के लंबे अनशन के बाद आज 15वां दिन हो गया था, फिर अनशन को बातचीत शुरू करो, डेट दी सरकार ने 6 अक्टूबर की। अब जो व्यक्ति 15 दिन से अनशन कर रहे हैं वो 6 अक्टूबर तक फिर इंतजार करें। 6 अक्टूबर तक आप बताइए कितना समय बाकी है। आज हम लोग 24 सितंबर में बैठे हैं, 2 दिन पहले तारीख आई है मेरे ख्याल से, 2 या 3 दिन पहले, तो 22 या 21 तारीख को अगर तारीख आई है तो और 15 दिन आप लोग अनशन पर बैठेंगे क्या? जबकि इन लोगों ने पहले कहा है कि हम लोग अनशन तब तक जारी रखेंगे जब तक हम लोग जारी रखेंगे जब तक कि हमारी मांगे ना मान ली जाएं। तो आप बताइए, बातचीत करने के लिए भी 6 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जी हमारी बातचीत की डेट को प्रीपोन कर दिया जाए, सितंबर के महीने में आप बात कर लो, क्योंकि लोग अनशन पर बैठे हैं। उसका कोई जवाब नहीं आया। यूनिलैटरली सरकार ने डिसाइड कर ली एक तारीख, और उस तारीख में कभी बातचीत ये पूछा नहीं गया कि कौन सी तारीख को। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ। उसके बाद आज लेह बंद का आह्वान किया गया, जो सारी दुकानें थी वो सब बंद करने का आह्वान किया गया था। तो वो जो ग्राउंड जहां पर ये अनशन हो रहा है बुशरा जी, वो ग्राउंड छोटा है, बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है। और उस ग्राउंड में जहां अनशन चल रहा था वो आज खचाखच भर गया, क्योंकि हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। और इस वजह से जो कुछ लोग, जो लड़के युवा थे, वो बाहर खड़े थे, उस ग्राउंड से अंदर नहीं आ पाए, लाउड स्पीकर से सब बात कर रहे थे। तो बाहर जब वो खड़े थे तो उन लोगों में रोष प्रकट किया, उन लोगों ने हिंसा शुरू कर दी, और उसके बाद बीजेपी दफ्तर, बीजेपी कार्यालय को निशाना बनाया गया। 1-2 मेरे ख्याल से सीआरपीएफ की जो बसें थी शायद उनके साथ भी आगजनी हुई है, और जो हिल काउंसिल का दफ्तर है उस पर भी शायद हमला किया गया। और इसके ये सब घटनाएं देखने को आई हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग तो आपके चैनल के माध्यम से भी लद्दाख में जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे यही अपील करेंगे कि भैया हिंसा किसी भी बात का समाधान नहीं है। हिंसा के रास्ते पर चलकर किसी को फायदा नहीं होता। अगर आपको आंदोलन करना है तो अहिंसात्मक तरीके से संविधान के तहत जो निहित किया गया है उसी रास्ते को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अब आज हिंसा हुई। हिंसा होते ही मुझे लगता है भारतीय न्याय संहिता का जो नया कानून है वो मुझे शायद अग्रवाल जी को पता होगा उसका सेक्शन कौन सा है, लेकिन उसके तहत एक आदेश आ गया है। मुझे लगता है ये पुराना जो धारा 144 थी शायद वही होगी, मेरे को अंदाजा है, वो लागू कर होगी, जिसमें 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से ये भारतीय न्याय संहिता का कोई नया कानून वो आ गया होगा, उसके बाद निषेधाज्ञा लग गई। अब जो ये लोग, जिन लोगों ने भी हिंसा की है, तो अब उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जाहिर है। तो उसमें क्या है कि ये जो आंदोलन सही, जो ठीक तरीके से शांतिपूर्वक चल रहा था, उस आंदोलन को अब बिल्कुल डिरेल कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि ये किया किसने? क्या वाकई ये लोग वही लोग थे जो इस आंदोलन से अपने आप को जोड़ रहे थे, सहानुभूति रख रहे थे, या फिर ये कोई फ्रिंज एलिमेंट थे जो इस आंदोलन में घुस गए? क्या ये कोई सामान्य गुस्से का इजहार किया गया है, या फिर इसके पीछे कोई दूसरा कारण है? अब ये सरकार को पता लगाने की जरूरत है, या फिर लोकल लोगों को पता लगाने की जरूरत है। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था बुशरा जी, उसमें बीजेपी का इतना भारी विरोध था 2024 के चुनाव में, कि बीजेपी को कुल टोटल जो पोल्ड वोट्स थे, वैलिड वोट्स जो थे, उसमें से केवल 20% वोट ही हासिल हुए थे, 21% वोट, और 80% वोट बीजेपी के खिलाफ गए थे, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, और जो चुनाव जीते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाजी हनीफा, उनको अधिकांश वोट मिले, और बीजेपी के उम्मीदवार को केवल मिले थे
20 से 21% इतने के आसपास परसेंटेज वोट। मतलब लोगों में भारी विरोध है। और अब लोगों का कहना यही है कि भाई हम लोग जब एजिटेशन कर रहे हैं तो हमारे एजिटेशन का विरोध भी हमारे ही लोग कर रहे हैं। मतलब जो बीजेपी में लोग नेता हैं वो लोग हमारे एजिटेशन का विरोध कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि हमारी सारी मांगें जायज हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को आघात पहुंचा रहा है, वो लोग इस बात से हर्ट। तो ये आंदोलन की जो पूरी कहानी है वो ये है। और अब जो है ये बीच जो घटना हुई, दुर्घटना हुई, हिंसा हुई, जिसके चलते सोनम वांगचुक ने अनशन अपना वापस ले लिया है और अनशन जो है वो खत्म हो गया। और अब पूरा जो अनशन स्थल था उसका कंट्रोल लोकल पुलिस ने ले लिया कि सीआरपीएफ ने ले लिया, लेकिन उसका कंट्रोल अब ले लिया गया। तो ये तो वहां की ग्राउंड सिचुएशन है बुशरा जी। लेकिन इसके पीछे आप देखिए, अब थोड़ा सा जनता की बात समझिए। 2019 की 5 अगस्त को हिंदुस्तान के लोकसभा ने सबसे पहले इस बिल को पारित किया। उसके बाद राज्यसभा, पहले राज्यसभा ने किया, फिर लोकसभा ने किया। उस दिन से लेकर ये नया अगस्त के महीने में लेह जो है नया एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर अस्तित्व में आया। अब उस दिन से लेके 2019 के अगस्त से लेकर आज हम लोग 2025 के सितंबर में बैठे। इन 6 सालों में, 5 सालों में, 7 सालों में वहां पर किसी भी बच्चे को गजेटेड पोस्ट पर नौकरी नहीं मिली है। 6 बरस के अंतराल में जिस बच्चे की उम्र 30 साल थी, जो तैयारी कर रहा था, वो अपनी उम्र पार कर गया। 36 बरस की उम्र हो गई उसकी। तो आप बताइए, जो लड़के 18 साल के थे वो 25 साल को पार करने को आ गए, 24 साल 25 साल के हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए वो लोगों में तकलीफ आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि एक जो पूरा यूथ था, यंग लोग जो थे, उन यंग लोगों की तो पूरी पीढ़ी बिना नौकरी के चली जाएगी। आज की तारीख में अधिकारी नियुक्त नहीं हो रहे हैं, तो बेरोजगारी का आलम जो है वो सबसे खतरनाक वहां पर है। अब वो लद्दाख जो है कोई दिल्ली और नोएडा गुड़गांव तो है नहीं कि वहां पर आपको अगर एक कंपनी में नौकरी नहीं मिली तो दूसरी में जाके कर लो। वहां तो फैक्ट्रियां नहीं है, भौगोलिक दृष्टिकोण से इतना कठिन वो इलाका है, बहुत दुर्गम इलाका है, इंडस्ट्रीज वहां पर है नहीं। एक साधन जो है वो केवल सरकारी नौकरी का है। एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, बिना वर्दी के वो लोग सालों साल से हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जब उन्होंने पहली बार अपने लिए कोई मांग करी तो उसके बदले में ये मिला उन लोगों को। तो इस तरह की सिचुएशन वहां पर है। लोग बहुत चार्ज्ड अप हैं, लोग जो है वो बड़े परेशान हैं, इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हैं। तो ऐसी स्थिति में सोनम वांगचुक का पीसफुल एजिटेशन को लीड कर रहे थे, लेकिन उस पीसफुल एजिटेशन में हिंसा आ गई, जिसकी वजह से आज ये दिन हमको देखना पड़ा है। तो ये तो इसकी पूरी बैकग्राउंड है। अब इसका असर क्या होगा वो बहुत जरूरी है देखने के लिए कि इसका जो असर होगा वो क्या होगा, क्योंकि बीजेपी पहले से ही वहां पर नेगेटिव में है। बीजेपी को 20% वोट मिलते हैं। ये वक्त महत्वपूर्ण इसलिए है बुशरा जी कि वहां पर होते हैं हिल काउंसिल, 2 हिल काउंसिल है जो पूरा मैनेजमेंट करती है सिस्टम को, वो हिल काउंसिल है। वहां पर विधानसभा तो है नहीं, तो हिल काउंसिल एक लेह की है, एक करगिल की है। तो करगिल का इलेक्शन अभी ड्यू नहीं है, लेह हिल काउंसिल का इलेक्शन अगले महीने में अक्टूबर नवंबर में ड्यू है। तो उस इलेक्शन को देखते हुए इस तरह का एजिटेशन कहीं ना कहीं बीजेपी की जो विक्ट्री है उसके चांसेस को कम कर सकता है। और इसलिए ये एजिटेशन चलना बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं था, बीजेपी को नुकसान हो रहा था। और सोनम वांगचुक ये बात खुल के बोल चुके कि 5 बरस पहले जब ये चुनाव हुआ था, 5 बरस पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया या नहीं किया, ये है सब। तो ये पूरा मसला है जो आज हम लोग रविंद्र, क्या आपको लग रहा है इसका असर जम्मू कश्मीर में भी क्या देखने के लिए मिल सकता है? क्योंकि वहां पर भी तो मांग है ना पूर्ण राज्य की, लगातार वहां पर भी तो यही मांग की जा रही है बुशरा जी। लेकिन असेंबली है वहां, देखिए जमहूरियत का मसला क्या है। नहीं, ये बात ठीक है। लोकसभा चुनाव हुआ। अब आज की तारीख में स्थिति क्या है, पहले में क्या थी? अब मैं अगर डेमोक्रेटिक, ये दोनों तो डेमोक्रेसी से जुड़ी बातें हैं ना, पूर्ण राज्य और यूनियन टेरिटरी। अब लद्दाख में पहले 4 विधानसभा के सदस्य थे। जब जम्मू कश्मीर में असेंबली थी और फुल फ्लेज स्टेट था, तो 4 रिप्रेजेंटेटिव जाते थे लद्दाख के खित्ते से। 2 लेह से जाते थे, 2 करगिल से जाते थे, और वो रिप्रेजेंट करते थे लेह और करगिल की आवाज को जम्मू कश्मीर असेंबली। अब वो आवाज जो थी जनता के बीच की वो खत्म हो गई। अब कोई रास्ता ही नहीं है कि आप जाओगे क्या, आपके पास केवल एक लोकसभा का सदस्य है।
दूसरा सदस्य है ही नहीं। वो एक लोकसभा का सदस्य है, वो इंडिपेंडेंट है, वो चुनाव जीत के दिल्ली में आए, तो केवल एक आपके पास कम्युनिकेशन का साधन है, लोग जो जनता को रिप्रेजेंट करता है। बाकी एलजी हैं, वो तो केंद्र सरकार जिनको नियुक्ति करती है, अधिकारी हैं, उनको करती है, और केवल एक व्यक्ति है जो दिल्ली या जो प्रधानमंत्री तक आपकी बात पहुंचा सकता है, वो केवल यही व्यक्ति है जो जनता की आवाज के तौर पर जिसको हम लोग देख सकते हैं। अगर पहले लेकिन 4 विधायक भी थे, वो खत्म हो गए, उन चारों में से एक आध मंत्री भी बन जाता था, वो कहानी भी अब नहीं रही। तो लोगों को ये है कि डेमोक्रेसी में हमारा तो से घट गया, हम लोग को अधिकार ही खत्म हो गया। एक ले हिल काउंसिल बची है, ले दे के हिल काउंसिल में भी ताकतें बहुत कम है, बहुत ज्यादा ताकत तो होती नहीं है, लेकिन उनके पास लैंड से जुड़े और इस तरह के कुछ मसले होते हैं जिनको वो लोग रेगुलेट करते हैं। बाकी अधिकतर ताकतें यूनियन टेरिटरीज में आप जानती हैं कि एलजी के पास ही होती हैं, यहाँ पर भी एलजी के पास ही हैं। तो ये पूरा उनका कहना है कि हमारी आवाज जो है उसको कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि हमारी ताकत घट गई, हमारा जमहूरी जो आवाज थी वो दबा दी गई है। इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर स्टेटहुड बनाया जाए विद लेजिस्लेचर, ताकि हम लोगों की आवाज। एक और बस आखिरी बात बता दूं कि अब आपको देश में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है ये जैसलमेर बाड़मेर जितना बड़ा, उससे भी बड़ा है। बाड़मेर में कम से कम संख्या कम है, संख्या का मतलब पॉपुलेशन तो ज्यादा है, लेकिन वो घनत्व के हिसाब से जो है ना बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, काफी इलाका खाली पड़ा हुआ क्योंकि बॉर्डर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गांव में 10-10, 20-20 किलोमीटर चलने के बाद 5 घर का एक गांव है, वहां तक ना सड़क है, बिजली पानी की दिक्कत है। एक दूसरा, अगर 2 खित्ते हैं, लेह और करगिल, अगर आपको लेह से करगिल जाना है तो 7 घंटे का रास्ता है, बाय रोड जाना पड़ेगा, वापस आ ही नहीं सकता जो आदमी गया है एक दिन में, बड़ी मुश्किल है वापस आना। लेह का जो टेम्परेचर है, करगिल का टेम्परेचर में दिन रात का अंतर है। करगिल से अगर आप ले जाते हो तो आपको एक दिन तो चाहिए अपने आप बॉडी को एक्लेमेटाइज करने के लिए। तो ऐसी दुर्गम कंडीशंस हैं। एक दूसरा, रिलीजियस और कल्चरल इश्यूज देखिए आप, लेह जो है वो बौद्ध डोमिनेटेड एरिया है, कुछ मुस्लिम्स भी हैं, कुछ क्रिश्चियंस भी हैं। करगिल जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, कुछ बौद्ध भी हैं और दूसरे धर्म के कुछ लोग, ठीक है, लेकिन कल्चरली दोनों डिफरेंट हो गए, दोनों की जबानें अलग हो गई। वो ज्यादा हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा सा लेह में जो है वो, और वहाँ की भाषा चलती है, लद्दाख की जो भाषा है, दूसरी भाषा जो तिब्बत से पता नहीं कौन सी भाषा है, और उनकी अलग भाषा। तो अब ये भोटी बोलते हैं, भोटी कुछ भाषा होती है, तो वो भाषा बोलते हैं। अब इतना ज्यादा अंतर देखिए इनमें है, और ऐसे में एक लोकसभा का प्रतिनिधि है। अब लेह में कुछ हो गया तो करगिल वाले व्यक्ति को पता भी नहीं लगता है, इतना दूर दूर है, क्योंकि जी। और एक तरफ दिल्ली का आप देखिए, दिल्ली में आप एक जगह से निकलेंगे 10 मिनट में, आधे घंटे में पूरी लोकसभा क्षेत्र को खत्म कर देंगे आप घूम घूम के, कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो इतना कठिन दुर्गम तो इलाका होगा, उसकी समस्याएं को सुलझाने की जरूरत है, ना कि उनको उलझाने की जरूरत है। और ये सरकार ने इस बात के वादे किए थे, ये कोई वो कह रहे हैं कि नई मांग नहीं है हमारे तो वो सब मांगे हैं जो आप पहले वादा कर चुके हो, उसको पूरा करने के लिए तो बोल रहे हैं, नई बात तो कुछ है ही नहीं। हमको हो सकता है अगर सरकार ये वादे ना करती तो ये मांगे ना उठती। अब इनका कहना कि मांगे पूरी करने के लिए हम बोल रहे हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर अगर होगा, अब वहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, लेकिन लोगों को, लोकल आदमी को ये कहना है कि भाई हमको पता नहीं है बिल्डिंग क्या है। अब वहां पर अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, लद्दाख में तो बिल्डिंग का मतलब इंडस्ट्री तो है नहीं कोई, तो वो किस चीज की बिल्डिंग बन रही है, लोगों के मन में इस तरह की बातें भी घर कर। जी बुशरा जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। एक तरह से आपने पूरा बैकग्राउंड जो है यहाँ पर खोल कर रखा है। आई एम श्योर जो दर्शक सुन रहे होंगे उनकी समझ में आया होगा कि लद्दाख में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और क्यों यहाँ तक की नौबत आ पहुंची है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे अरुण जी? मैं ये कह रहा था कि देखिए बॉर्डर स्टेट है, और आपके उधर जो उस पार जो है चीन पूरा नजर उठाए हुए है। आपको इतनी अकल नहीं है कि बॉर्डर स्टेट के लोगों को हम एजिटेट न करने दें, उनको प्रवोक नहीं करें, उनको हम खुश रखें कि वो हिंदुस्तान में बने रहें, आपसे डिसअफेक्टेड ना हो। इतनी सी जो एक फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा ये क्या करते हैं, उनको और टॉर्चर करते हैं, जानबूझ के टॉर्चर करते हैं। आज के तारीख में अगर आप उनको ये लोग कहने लगे कि हिंदुस्तान में एजुकेशन फैसिलिटीज
ये सब जितनी है पाकिस्तान से ज़्यादा है, तो क्यों यहाँ का आदमी वहाँ पलायन करेगा? ये बात तो वहाँ है नहीं। आप उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी आपका वो पॉपुलेशन फियर्सली लॉयल है टुवर्ड्स इंडिया। वो आपको जाके बताता है कि देखिए वहाँ चीन जो है हमारी जो है वो जमीन कब्जा किए हुए है, और यहाँ पर ये भी नहीं मानते और कोर्ट भी नहीं मानती कि वहाँ पर जो है कब्जा किए हुए है, क्या किया हुआ है, और नोटिस पर नोटिस। तो ये जो अनपढ़ लोगों की जो जो नीति बनाने नहीं आती, उनको कॉमन सेंस नहीं आता, उसका खामियाजा वो लोग भी भर रहे हैं और पूरा देश भरेगा। क्योंकि आपने जो एक बात कही कि एजिटेशन, एक बार आदमी बच्चे अगर डरना बंद कर दें, सड़क पर आ जाएं, तो उनको कौन आए? आप कितने को मारेंगे? कश्मीर अपने नेपाल में यही किया, बांग्लादेश में किया, लेकिन इनको बड़ा गरूर है अपने ऊपर कि हमारे पास तो जो है मतलब कि आरएसएस है हमारे पीछे, और जो भी चाहे हम करते रहें, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये घमंड और ये जो है अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये कहीं ना कहीं इनकी जो भी होगी वो जो है वो जो है ये एजिटेशन हो, फूकने। आज तो यही है कि बीजेपी का वो जो है वो मुख्यालय वहाँ पर जो है उसको फूंक दिया गया, और वो उस न्यूज़ को ये चाहेंगे कि सेंसर करें, लोगों तक नहीं पहुँचे। तो बहुत हालत गंभीर है। चुनाव आयोग हो, ये हो, जहां आप जाइए और इस वहां बीच पर आप आपने देखिए। देखे होगा कि जी बिहार की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के लिए अति पिछड़ा समाज के लिए संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि राहुल गांधी ने पटना में कहा कि आरक्षण की 50% की दीवार को तोड़ देंगे। उन्होंने सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण देने की बात कही है, और उसके साथ साथ उन्होंने 30% आरक्षण जो है वो नगर निकायों में देने की उन्होंने बात कही है। और बहुत डिटेल्ड उन्होंने पूरा अति पिछड़ा संकल्प पत्र ये उन्होंने जारी किया है, जो कि बेहद ऐतिहासिक है। क्या आपको इससे लग रहा है कि बिहार में बहुत कुछ बदलने जा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है बिहार की पूरी सियासत जधारित ही सियासत है वहां पर, तो क्या इससे बहुत कुछ बदलेगा? क्या राहुल गांधी अपनी उसी जो लगातार सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की जो बात करते रहे हैं, उसमें एक कदम और उनका आगे है, और कहीं ना कहीं जो उनकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो सियासत है बीजेपी की, वो उसको बैकसीट ले जाने की ये पूरी की पूरी कोशिश है? क्या आपको लगता है इसमें कामयाबी हासिल होगी? क्योंकि वहां तो फिर से अमित शाह वही कह रहे हैं कि यात्रा जो है वो घुसपैठियों को बचाने की यात्रा थी, बांग्लादेशियों को बचाने की यात्रा थी। मोदी जी भी वही कहते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वही कि जो मुसलमान है वो कब्जा कर रहे हैं। वही उन्होंने एक तरह से पटकथा लिख दी है कि इसी पर ही वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए बुशरा जी, ये जितना वहां दिखाते हैं उतनी पकड़ नहीं है, और वहां पे अगर ये वोट वगैरह चोरी करेंगे तो पक्का वहां वायलेंस होगा। पहले भी वायलेंस होता था, मैंने अपने बचपन में देखा है, बूथ लुटते हुए और भाजपा वालों को पिटते हुए टारगेट्स, क्योंकि उस समय भी वही बेईमानी करते थे, अपर कास्ट का वो करके वो मैनिपुलेट करते थे। अब रही कि क्या इससे रिफॉर्म होगा, बिल्कुल रिफॉर्म होगा। अगर आप तमिलनाडु में देखिए, जस्टिस पार्टी इतनी पुरानी है, तो आज क्या कारण है कि तमिलनाडु जो है डेवलपमेंट के इंडेक्स में इतना आगे है? क्योंकि उन्होंने पूरे कास्ट बैरियर को तोड़ा। 98% मार्क्स आने के बाद भी जो सर्ण जाति के लोग थे उनको मेडिकल कॉलेज और टेक्निकल जगह में वो नहीं मिलता था, लेकिन उसके साथ वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस थे उसकी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी ऊंची थी कि ये लोग पैसा देके कम से कम शिक्षा ले लेते थे। आज के तारीख में क्या है कि बिहार में 2 कारण से पलायन हो रहा है, एक जॉब के कारण और एक एजुकेशन के कारण। और मैं जब जाता हूं तो जो ऊपर जाति वाले जो भागते हैं कि बिहार ये है वो है, तो मैं उन्हीं से कहता हूं, कह रहे भाई अपने लड़के को क्यों वहां भेजा है नौकरी करने के लिए और पढ़ने के लिए? तो फिर वो चुप लगा जाते हैं और खुद ही, और यही स्थिति है वहां पे। कोई इस लेवल पर कहीं भी कुछ नहीं है। तो ये जो है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और ये जो टीचरों की जो गलत तरीके से भर्ती हुई है, अगर आप टीचर नहीं ठीक रखेंगे तो एजुकेशन कभी नहीं
संभलेगा। होता क्या है कि वो रहते कहीं है, सैलरी लेने के दिन दस्तखत करके जो है अपनी सैलरी ले जाते हैं। तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही नहीं होगा, तो ये जो है बहुत जरूरी है। और जहां तक 50% का है, तो वो और स्टेटों में जो है वो सीलिंग तो टूट गई। अब वो एक बार टूट गई तो ठीक है, फिर आप उनको दीजिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन। और जो ऊंची जाति के लोग हैं सब वहां से पलायन कर चुके हैं। आप वही लोग वहां बैठे हैं जिनको कि अपनी जमीन जायदाद को वो रखना है। अदरवाइज कल्चरली वो जो है वो सबके सब, क्या तो दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, बैंगलोर में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, सब वहां से शिफ्ट करके यहीं पर बिजनेस कर रहे हैं, यहीं पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं। ये हाल है। बिल्कुल। लास्ट कमेंट रविंद्र जी आपसे, एक तो जो ईसीआई एक तरह से झुका है और उसने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की उस बात को माना है, तभी तो उन्होंने कहा कि जो आधार का लिंक्ड आपका नंबर है उसी से डिलीशन, एडिशन या सुधार जो है वो हो पाएगा। ये इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव खबर है। राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या आपको नहीं लग रहा जिस आधार को मानने के लिए तैयार नहीं, उसी आधार की बिना पर आप ये तमाम बातें जो है वो कह रहे हैं? इसका मतलब तो आप अंदर खाने ही सही आप झुक रहे हैं, नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं, लेकिन आप बदलाव कर रहे हैं। तो ये तो एक तरह से जीत ही है। राहुल गांधी के इससे हौसले और बुलंद होंगे। और आज फिर से उन्होंने कहा है कि बिहार में क्या आप इंतजार करिए, हाइड्रोजन बम आने ही वाला है। लगता है रविंद्र जी से संपर्क जो है वो टूट गया है। लास्ट कमेंट बस आपसे जी, अरुण जी। जी हमारा ये कहना है कि देखिए, अभी तक जो इन्होंने जितना खुलासा किया है उसी पर जो है पूरा चुनाव आयोग का जो हिल गई है। और अब इनका ये हाल है कि ये अपने आयोग में ही बैठ के वहीं पर जो है एक वो बना के बैठे हुए हैं। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही है, चारों तरफ से पिट रहे हैं। और ये एक कुछ दिनों की बात है कि आप देखिएगा कि जिनको इन्होंने ठेका दिया था प्राइवेट सेक्टर को, जब उनकी स्क्रूटनी होगी तो यही बोलेंगे कि इन्हीं के कारण जो है हमको ये सब लूपहोल छोड़ने पड़े कि ये मैनिपुलेट कर सके। ये आप देखिएगा कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई बोलेगा, कोई जिम्मेवारी इसकी नहीं लेगा कि ये हमारे क्या तो आपने नेग्लिजेंस की, क्या आप इनकॉम्पिटेंट थे। अब जो है साइकिल चलाने वाले को, ड्राइवर को आप जो है एक बस तो नहीं दे देंगे चलाने के लिए। वो किसी तरह से साइकिल या 3 व्हीलर चला रहा है, आप कहिए कि नहीं बस चलाइए। तो टोटल जानबूझ के इन्होंने किया है। इनको ये उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरह से पकड़े जाएंगे, तो कोई क्रेडिबिलिटी इनकी नहीं बची है। और ये जो है केवल चूंकि ये पावर में है और मैनिपुलेट करने में इनको पीएचडी मिली है, पीएचडी के आगे भी डिलीट भी इनको वो सारी प्राप्ति है, लेकिन बेसिक एजुकेशन इनके पास नहीं है। और यही हाल आरएसएस का है। उनके भी जो हेड वहां बैठे हैं वो एक सिंपल ग्रेजुएट है। मैं 2-4 ऐसी संस्था को, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूं जहां की उसके हेड को, एक राधा स्वामी सेक्ट है आगरा के अंदर में, वहां के जो, और वो एजुकेशन में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है थ्रू आउट द कंट्री। वहां का जब हेड मरता है और दूसरा आता है तो ये देखा जाता है कि ये कितने पढ़े हुए हैं। अभी जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स के पीएचडी है। तो वहां पर जो सबसे शिक्षित आदमी होता है, जिसको एक वर्ल्ड व्यू है, जो एक वाकई गुरु है, इनके तरह फर्जी विश्व गुरु नहीं है, ऐसे लोगों को वो चुनते हैं। और इसीलिए वो संस्था में आस्था रहती है और लोग उससे जुड़ते जाते हैं। वो अनाप शनाप चंदा नहीं लेंगे। वो कहते इतना हो गया, हमने आपसे कहा था कि 5,000 रुपए से ज्यादा मत दीजिए, आपका मैं ये 50,000 का चेक नहीं लेता, आप वापस कर दें। ये जो है जागरूकता होनी चाहिए, ये तो है ही नहीं और यही हो रहा है। आप देख रहे हैं तमाशा। जी। और बिल्कुल साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं चुनाव आयोग एक तरह से नंगा हो गया है। और साफ तौर पर ये भी कह सकते हैं कि उसकी नंगाई भी जो है वो पूरी अब देश जान गया है। क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। हो सकता है मेरे शब्द जो हैं वो बहुत सभ्य ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि
जैसा सामने वाला है बात भी उसी तरीके से की जानी चाहिए और उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। इसमें कुछ बहुत शीरी करने की इसको जरूरत नहीं है। और अब जिस तरह से लगातार वो इस बातों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, वो भी साफ तौर पे दिखा रहा है कि किस तरह से उनकी जो पूरी पोल है वो खुल गई है। अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।